जानता हूँ आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। अगर आप यूएसए कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को, इस डिस्कशन को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम अकील अहमद and I'm from Opportunities from Akhil. And today we are here to record a podcast on a very famous personality of Pakistan pharmaceutical industry, Mr. Dr. Nadeem Qadri Saab. Currently, he is located in the USA. Previously, he was in Canada. उससे पहले पाकिस्तान में इनकी स्कूलिंग और सारी एजुकेशन और फार्मा इंडस्ट्री को भी इन्होंने काफी सर्व किया। सो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अच्छा वक्त गुजर रहा है। शुक्रिया। आज हम कुछ बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड दें कि व्हाट वाज योर स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जर्नी मेरी स्टार्ट मैंने की थी ऑलमोस्ट 98 के अराउंड। और उस वक्त मैंने जर्नी शुरू की। बहुत पुरानी कंपनी है कराची में, साइट एरिया में, कराची केमिकल इंडस्ट्री के नाम से। तो मैं जब पीएचडी करके निकला, बल्कि पीएचडी से पहले मैंने जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मुझे जो है वो सिलेक्शन हुई। मेरी इस्लामाबाद चला गया 2 साल पढ़ाने के लिए। वहाँ इस्लामाबाद मॉडर्न कॉलेजेस हैं, तकरीबन 12 कॉलेजेस हैं। उस वक्त 12 थे, अब हो सकता है ज़्यादा हो गए। तो उन कॉलेजेस में मैं के लिए सिलेक्शन हुई। तो इस्लामाबाद मॉडर्न कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। तो थोड़े अरसे बाद आइडिया हुआ कि जो पीएचडी की है वो जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे चल रहा था उसमें उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट आई जस्ट मूव टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पीएचडी कौन से डिसिप्लिन में थी? पीएचडी मेरी केमिस्ट्री में थी। केयूसी की है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन थी, आइसोलेशन और डिफरेंट एनएमआर टेक्निक्स के न्यू केमिकल की आइसोलेशन, ये थी सारी पीएचडी। दैट्स ग्रेट। तो फिर क्या जर्नी का किया? अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि कराची केमिकल इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम किया, फिर एक आध और इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सा काम किया। मीन वाइल जो है वो डिसाइड किया कि कनाडा इमिग्रेशन लेनी है और वहाँ जाना है। तो हम 3 फ्रेंड्स थे। मैं जिस ऑफिस में मैं बैठता था उस ऑफिस में एयर कंडीशन था, तो लंच टाइम में फ्रेंड्स आ जाते थे मेरे ऑफिस में। तो वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया तीनों ने कि हमने जो है वो कनाडा जो है वो के लिए अप्लाई करना है। तो वो दोनों जो फ्रेंड्स थे उन्होंने थ्रू जो है वो कंसल्टेंट अप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। मैं पहले आ गया, वो मेरे आने के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद गालिबन। इसका मतलब कि आपकी ये मोटिवेशन है कि पर्सनली डायरेक्ट अप्लाई करें। बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करें, और बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द एजुकेशन नॉलेज आप आसानी से सिस्टम को समझ सकते हैं। तो मैंने उस वक्त काफ़ी मोटिवेटेड था, तो मैंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया। जो जो रिक्वायरमेंट्स थी मैंने खुद फिल की, फॉर्म भी मैंने खुद फिल किया, और हर चीज़ जो वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको रीड किया, प्रॉपरली फिल किया और सबमिट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। विद इन 6 मंथ इंटरव्यू कॉल आ गया। अच्छा, जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त आप कहीं से भी दुनिया के एम्बेसी से, कैनेडियन एम्बेसी से आप अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने अप्लाई किया था कोलंबो, श्रीलंका से। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि आपकी जो इमिग्रेशन जल्दी हुई उसमें पीएचडी का बड़ा रोल था या आपकी अप्लाई करने का तरीका था? पीएचडी का रोल भी था, और अप्लाई करने का तरीका आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्बेसी से था। मेरे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं था। नॉर्मली जब थर्ड पर्सन होता है तो आपने तो अपनी चीज़ सबमिट कर दी उसको, अब वो बिजी है, उसके पास आप अकेले नहीं है ना, उसके पास दे हैव लॉट ऑफ अदर पीपल्स, क्लाइंट हैं जिनके वजह से वो तमाम लोगों को उसको देखना है। तो दैट मे टेक सम टाइम टू सबमिट टू द एम्बेसी। तो मेरा सिलसिला था, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्बेसी से था। एम्बेसी से लेटर डायरेक्ट मुझे आता था, मैं डायरेक्ट उस लेटर का रिस्पॉन्स करता था। तो गालिबन 2 ही लेटर आए थे, उससे ज़्यादा लेटर आए नहीं। एक लेटर आया कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट कर दें, ओरिजिनल डिग्री सबमिट कर दें, वी मे वेव ऑफ योर इंटरव्यू। तो मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने, ज़रा ओरिजिनल डिग्रीज को सबमिट करना, और वो भी एम्बेसी में, और वो भी किसी और कंट्री में। तो काफ़ी मैं पहले तो परेशान हुआ, लेकिन बहरहाल मेरे जहन में आइडिया आया, और उस आइडिया पे मैंने अपनी डिग्री के तमाम जो मेरी डिग्री थी उनके बैक पे मैंने एक पेपर जो है वो पेश किया, जिसमें मैंने अपना आईडी नंबर और तमाम चीज़ें मेंशन की, और फिर वो मैंने तमाम डिग्री जो है वो एम्बेसी में रवाना कर दी। तो आफ्टर मे बी 1 मंथ दे सेंड मी अ लेटर कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू। इट्स ओके। सो फिर हम इंटरव्यू के लिए चले गए वहाँ पे। सिलसिला हुआ। अच्छा सर, अभी कहाँ पर है, करंटली कहाँ पर लोकेटेड है? करंटली मैं ऑल्बनी, न्यूयॉर्क में हूँ। और अभी क्या मसरूफियत है अपनी?
अभी मेरी मसरूफियत है, मैंने अभी लास्ट अपना, मैं नॉर्मली यहाँ जो अभी यूएस में जो मेरी मसरूफियत है वो इस तरह है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी से था, क्यूरिया ग्लोबल, उनके साथ अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फाइजर के साथ था, जो कि उनकी फिल एंड फिनिश लाइंस को क्वालिफाई करना था, मीडिया फिल स्टडीज की ओवरसाइटिंग थी। तो वो मेरा सर प्रोजेक्ट अभी फिनिश हुआ है। और सर साथ बहुत खुशी हुई आपके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के बाद। और हमारे पास पाकिस्तान में भी काफी फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो दे वांट टू लीव पाकिस्तान एंड वांट टू गो फॉर समवेयर एल्स। तो कनाडा आपने इमिग्रेशन अप्लाई किया एंड गॉट द कैनेडियन इमिग्रेशन। देन कनाडा से अमेरिका कैसे डन हुआ? अच्छा, कनाडा में मैं आया था ऑलमोस्ट 2002 में। और फिर 2005 में मेरी सिटीजनशिप हो गई, कैनेडियन पासपोर्ट हो गया। और 2005 के बाद फिर कनाडा के जो सिटीजन जब होगी तो दैट लाइफ बिकम लिटिल इजी, के अब आप कहीं भी दुनिया की कंट्रीज में इजीली मूव हो सकते हैं। कैनेडियन और अमेरिकन के लिए, कैनेडियन अमेरिकन और मैक्सिकन के लिए एक ट्रीटी साइन हुई है, जो कि नाफ्टा ट्रीटी कहते हैं उसे। उसके तहत जितने भी इंडियन सिटीजन हैं या मैक्सिकन सिटीजन हैं या आप अमेरिकन, ये इन तीनों कंट्री में जो है वो मूव हो सकते हैं विद टी एन वीज़ा। टीएन वीजा के तहत टी एन वीज़ा जबरदस्त। कहलाता है। तो मेरे पास वो टी एन वीज़ा है, जिसकी वजह से मैं अमेरिका में आके जो है वो वर्क कर रहा हूँ। सही। तो अभी आप कंसल्टेंसीज कर रहे हैं? कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। सर आपकी कंसल्टेंसी किस की कर रहे हैं? कंसल्टेंसी एक्चुअली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के कमोपेश 24+ ईयर्स एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है इस इंडस्ट्री में। माशाल्लाह। तो बेस्ड ऑन दैट कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में हम अपनी स्किल्स के बेस पर उसको सबमिट करते हैं। रिक्रूटर्स हैं जो सबमिट करते हैं हमारा रेज्यूमे, और फिर इंटरव्यू होता है। मुख्तलिफ है उसमें। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट जो आया है वो डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड था, कि उस कंपनी को डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज हैं, तो हमको सपोर्ट करना है इसमें कि डेटा इंटीग्रिटी कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या इश्यूज हैं। फिर प्रोजेक्ट एक आया कि भाई आपको जो है वो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशंस पे काम करना है। तो वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उस पे काम करना होता है। चैलेंजेस है, क्योंकि अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो किसी एक पोजीशन पर बैठे हैं, आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट को देखना है और वही आपकी स्ट्रीम लाइन होती है। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उसमें आप मुख्तलिफ एंगल से जो वो काम कर रहे होते हैं। कभी आपका प्रोजेक्ट जो क्वालिफिकेशन पे है, कभी आपका प्रोजेक्ट जो क्यूए पे है। क्यूए से रिलेटेड जो मेरा पहला प्रोजेक्ट यूएस का था वो क्लीनिंग वैलिडेशन से रिलेटेड था। तो आई जस्ट लुक आफ्टर द प्रोटोकॉल्स एंड फाइनल रिपोर्ट्स फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन, जो उसका एनालिटिकल साइड होता है उस पर। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने मुझे दे दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशंस जो होती है उनको भी आप जो है वो लुक आफ्टर करें। तो वो फिर प्रोजेक्ट वो शुरू हो गया उसके साथ। तो इस तरह चैलेंजेस हैं कंसल्टेंसी जॉब में। ये जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई अगर एक्सपीरियंस बंदा मिडिल लेवल का मूव करना चाहे, अभी उनकी इमिग्रेशन नहीं हुई, तो डायरेक्टली वो क्या अप्रोच कर सकते हैं? उसमें डिपेंड करता है कि वो जो कंसल्टेंट है वो आपको किस तरह मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर्स हैं वो आपको जी किस जी। तरह जो है वो असेस करते हैं। अगर रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग है और स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं तो पॉसिबिलिटी है, अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि हर कंट्री की एक पॉलिसी होती है कि फर्स्ट दे प्रीफर देयर ओन सिटीजन हु इज अवेलेबल इन नेबर्स सिटीज, और नेबर जो है वो स्टेट्स में जो अवेलेबल है, फर्स्ट दे प्रीफर देम। एंड सेकंड प्रायोरिटी कि अगर उस जोन में उनको कोई नहीं मिल रहा तो देन दे गो अब्रोड। तो पहली प्रायोरिटी, अगर कोई जॉब अवेलेबल होगी तो पहले वो पाकिस्तानी सिटीजन को ही मिलेगी। उसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन उस कैलिबर का, उस क्वालिफिकेशन का अवेलेबल नहीं है, तो देन दे गो फॉर द अब्रोड टू फाइंड समवन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो यहाँ यहाँ भी यही हाल है, कनाडा में भी और यूएस में भी, कि फर्स्ट दे प्रीफर टू फाइंड समवन फ्रॉम द country, and if they could not find anyone with the same qualification, they go abroad. For that they have to go to their human resource department, they submit some documentation that we are already advertised this job, we could not find any person। और ये तमाम चीज़ों के बाद फिर वो मिनिस्ट्री जो उनकी है ह्यूमन रिसोर्स की, उनको अलाउ करती है, देन दे गो अब्रोड टू फाइंड समवन फ्रॉम अदर कंट्रीज। Someone come to B2 B1 visa, they can find this job directly? ये जो कैटेगरी है इसमें वीज़े की बहुत सारी हैं। उसमें एक कैटेगरी बहुत इजी है उन लोगों के लिए कि जो पीएचडी हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस उनकी हैं। ज़रूरी नहीं कि पीएचडी हो, लेकिन उनकी एजुकेशन स्किल्स जो वो एटलीस्ट मास्टर्स हो और उसके साथ उनकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हो। तकरीबन उसमें 7 या 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 को आपको वो करना है कि अगर 3 पॉइंट पे आप मीट कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ई बी वो कहलाता है EB2 NIW। EB2
नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम कहलाता है। और इसमें प्रीमियम प्रोसेसिंग का भी एक प्रोसेस है, जिसमें आपकी आपकी फीस आपको ज़रा ज़्यादा देनी पड़ती है, और लेकिन उसके साथ आपका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। विद इन 15 days दे एटलीस्ट टेल यू कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोसेस और नॉट।